कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आप लोगों के करंट अफेयर की सेकंड क्लास आने वाली है। जो इसकी पहली क्लास थी, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वो देख ली होगी, उसको आप लोगों ने तैयार कर लिया होगा और यूकेपीएससी की करंट अफेयर को आपको सही तरीके से लेके जाना है एग्जाम तक, ठीक है। यानी एग्जामिनेशन हॉल तक उसको सही तरीके से आप लोग पहुँचाएंगे, अपने माइंड पर बिठा के पहुँचाएंगे। और ध्यान रखना, यूकेपीएससी उत्तराखंड की करंट अफेयर ज़्यादा नहीं पूछेगा, यानी वो एक या दो या तीन क्वेश्चन पूछेगा, 3 या 4 क्वेश्चन लगा के चलिए। नेशनल इंटरनेशनल 6-7 क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भरोसा नहीं रहा, ठीक है। तो जो उत्तराखंड करंट अफेयर की क्लासेज आएंगी वो आपकी 3 या 4 आएंगी। जैसे आज पहली आ चुकी है, पहले आज सेकंड है, इसके बाद 1 या 2 क्लास उत्तराखंड करंट अफेयर देखेंगे। उसके बाद की जो करंट अफेयर देखेंगे नेशनल इंटरनेशनल, और बहुत समझदारी के साथ हम नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर को करेंगे, क्योंकि उसमें फालतू नहीं पढ़ना है। उतना स्कोप है नहीं, पुराने पैटर्न पे अगर एग्जाम होता है तो हमारे लिए इतना स्कोप है ही नहीं कि हम लोग ज़्यादा करंट अफेयर अपने आप में पढ़ें, ठीक है। तो आप लोगों को ये देखना है, जैसे पहली क्लास आपने कंप्लीट कर ली थी, आज की सेकंड क्लास है और ध्यान से देखना मैं क्या क्या इसमें बताता हूं। देखिए, आपको पहला क्वेश्चन लिखना है, वर्ष 2021 में उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया, ठीक है। यानी उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया वर्ष 2021 में। तो बच्चों, 4 लोगों को पद्म पुरस्कार मिला, ठीक है। यानी पद्म पुरस्कारों की अलग अलग कैटेगरी होती है, ये एक प्रकार के सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड होते हैं। और इसमें जैसे पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, तीन इसकी कैटेगरी होती है, आपको ये पता होगा। इसमें भी 4 में से हम लोगों को क्या देखना है, एक व्यक्ति जो थे जनरल बिपिन रावत जी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिनका पिछली बार आप लोगों ने सुना होगा एयरप्लेन क्रैश हो गया था, उनको जो मिला वो पद्म विभूषण मिला मरणोपरांत, ठीक है। यानी किसको मिला, जनरल बिपिन रावत जी को क्या मिला, लिखोगे पद्म विभूषण मिला, ठीक है। तो पद्म विभूषण किसको मिला, पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण ये मिला अपने आप में जनरल बिपिन रावत को, ठीक है। ये लिख लो, जनरल बिपिन रावत जी को ही मिला, ठीक है, बिपिन रावत। यानी जनरल बिपिन रावत को क्या मिला, पद्म विभूषण मिला, बिपिन रावत। और जबकि जब पद्मश्री मिला, पद्म भूषण किसी को नहीं मिला, पद्मश्री 3 लोगों को मिला। ये टोटल मिला के 4 मिले पद्म अवार्ड, उसमें भी 1 क्या मिला, पद्म विभूषण मिला, और 3 क्या मिले, पद्मश्री मिले। और पद्मश्री किस किस को मिले, आप लोगों को अच्छे से पता होगा। एक ये मिले माधुरी बर्तवाल जी को, बसंती देवी को और वंदना कटारिया को, ठीक है। तो लिखो, पहला क्या लिखोगे, माधुरी बर्तवाल जी, माधुरी बर्थवाल जी, ठीक है। कहीं बर्थवाल होते हैं, कोई बर्थवाल होते हैं, तो ये माधुरी बर्थवाल जी कर देना पहला, ठीक। सेकंड जो मिला अपने आप में वो किसको मिला, बसंती देवी जी को, बसंती देवी। तीसरा जो मिला वंदना कटारिया को। तो अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है कि वर्ष 2021 था, सॉरी 2022 कर दो बच्चों इसको, ठीक है। 2021 नहीं, 2022 करना है इसको। ये 2021 लिख दिया मैंने, 2022 होगा ये, ठीक है। 2021 नहीं होगा, 2022 की मिले हैं। 2022 के जो अवार्ड हैं वो जनरल बिपिन रावत को, उसके अलावा माधुरी बर्तवाल जी को, बसंती देवी जी को और वंदना कटारिया जी को, इन लोगों को क्या मिले थे, पद्म पुरस्कार मिले थे। यानी टोटल मिला के कितने मिले हैं, 4 पद्म पुरस्कार मिले हैं, ठीक। अब 2021 या 22 थोड़ा सा मुझे खुद कंफ्यूजन हो गया, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना बच्चों, ठीक है। ये 21 के हैं या 22 के हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसको थोड़ा मुझे कंफ्यूज कर गया। मुझे लग रहा है कि 2022 के होंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली तो मिले हैं 2022 में, और वो ओलंपिक गेम्स से जस्ट पहले आप लोगों को पता है कि मतलब उसके बाद ही दिए गए, ये 2022 ही होगा। इसको फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना है, ठीक है। तो ये पद्म पुरस्कारों को कौन कौन से। दूसरा, एक अवार्ड मिला इस बार उत्तराखंड के एक डिपार्टमेंट को, एक मतलब जो वो है, क्या कहते हैं अपने आप में, अथॉरिटी भी क्या कह सकते हो, एक प्रकार का मैनेजमेंट का सिस्टम है, मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ है जो कि मैनेजमेंट का काम करती है, यानी एक सेंटर है, उसको एक अवार्ड मिला है, सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लिखो, सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो पुरस्कार मिला है, यानी अपने आप में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार, यानी जो डिजास्टर के संबंध में उसको मैनेज करने के संबंध में एक पुरस्कार दिया गया है, वो मिला है DMMC को, ठीक है। यानी डिजास्टर मिटिगेशन मैनेजमेंट सिस्टम, MC सेंटर, सॉरी,
यानी ये उत्तराखंड का एक केंद्र है जो डिजास्टर को, जो आपदा है उस पर राहत कार्य या उसको मैनेजमेंट या उसके लिए काम करता है। ठीक है, डिजास्टर पे DMMC को लिखो, यानी इसके ब्रैकेट में इसका फुल फॉर्म लिखो, डिजास्टर मिटिगेशन मैनेजमेंट सेंटर, यानी आपदा न्यूनीकरण प्रबंधन केंद्र। क्या लिखोगे हिंदी में? आपदा न्यूनीकरण प्रबंधन केंद्र, यानी डिजास्टर मिटिगेशन मैनेजमेंट सेंटर। ये मिला है आपको, सुभाष चंद्र बोस इनको अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, भारत ये उत्तराखंड सरकार जो है यहाँ पर जो हेमकुंड साहिब है, आप लोगों ने नाम सुना होगा चमोली में, वहां तक जाने के लिए, क्योंकि वहां जाना थोड़ा सा अपने आप में टफ है, रूट जो है उसका रास्ता वो थोड़ा सा होता है, तो वहां पे सरकार का एक प्लान है कि वो रोपवे को डेवलप करे वहां जाने के लिए। तो रोपवे जो बनने वाला है उसकी जो टोटल डिस्टेंस है 12.5 किलोमीटर के आसपास है। तो आपको लिखना है प्रस्तावित हेमकुंड साहिब रोपवे की लंबाई होगी, प्रस्तावित, बना नहीं है, ठीक है, जो प्रपोजल है उसका, प्रस्तावित हेमकुंड रोपवे की लंबाई अभी बना नहीं। ठीक है, ये है बच्चों लगभग 12.5 किलोमीटर, यानी 12.6 किलोमीटर की इसकी क्या है अपने आप में लंबाई है, इसको ध्यान रखना। और ये चमोली में गोविंद घाट से किसको जोड़ेगा? ये रोपवे हेमकुंड साहिब को जोड़ेगा। ठीक है, देखो गोविंद घाट टू हेमकुंड साहिब, गोविंद घाट से ये आपका हेमकुंड साहिब तक ये अपने आप में क्या है, इनका प्लान है इसको बनाने का। ठीक है, हेमकुंड साहिब, यह अपने आप में एक प्लान सरकार यहां पर कर रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपने लिखना है यहीं पर, राष्ट्रीय शीतकालीन स्कीइंग खेल प्रतियोगिता कहां पर हुई इस बार? राष्ट्रीय शीतकालीन लिखना है। ठीक है, राष्ट्रीय शीतकालीन स्कीइंग प्रतियोगिता, यानी शीतकालीन स्कीइंग प्रतियोगिता कहां पर हुई? औली में। प्रतियोगिता कहां पर आयोजित की गई थी? ओली। और ओली कहां पर था? चमोली में पड़ता है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां पर हुआ था ये। अगला लिखना आपको, ये भी चर्चा में रहा, चार धाम प्रोजेक्ट जो है, चारों धामों को जोड़ने के लिए जो प्रोजेक्ट है जिसमें रोडों का चौड़ीकरण वगैरह है, नेशनल हाईवे, इसकी लगभग लंबाई कितनी है? 889 किलोमीटर। क्योंकि जब चर्चा में रहता है उस दौरान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना लगभग इसकी, हाँ एग्जैक्ट नहीं बता रहा मैं आपको, लगभग इतना। इसके आसपास का जो विकल्प आएगा उसको आप लोग टिक करके आना कि चार धाम प्रोजेक्ट जो है अपने आप में उसकी लंबाई यानी टोटल कितनी है लगभग वो। अगला लिखना आपको, चोपड़ा समिति का संबंध किस चीज से था? चोपड़ा समिति, ध्यान रखना। ठीक है, अब ये जो चोपड़ा समिति है बच्चों, ये बेसिकली किस चीज से बनाई गई थी? जो ये चारधाम प्रोजेक्ट है, यानी जो ये प्रोजेक्ट था, इसमें जब रोड बनेंगी, चौड़ीकरण होगा रोडों का, तो उसका पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, यानी हम लोग ये चेक करेंगे कि उसका एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, उस चारधाम प्रोजेक्ट से कितना नुकसान होगा हमारे पर्यावरण को, उसके अध्ययन के लिए कमेटी बनाई गई थी। और ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसमें जो इसके चेयरपर्सन थे चोपड़ा जी, उन्होंने हाल ही कुछ समय पहले इस पर रिजाइन दे दिया कि मुझे नहीं करनी है इसकी अध्यक्षता, क्योंकि उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी थी गवर्नमेंट को, इन जो चारधाम प्रोजेक्ट है इनकी विड्थ जो कि लगभग इतने मीटर आप रखो, तो वो गवर्नमेंट ने, जो सुप्रीम कोर्ट है उसका ऑर्डर जैसे 5.5 का ये रिकमेंड कर रहे थे, 10 मीटर के आसपास उसकी विड्थ की बात कही गई, तो इन्होंने ये कहा कि मैं इस कमेटी से क्या दूंगा, इस्तीफा दूंगा। ठीक है, तो आपको 10 मीटर की जो बात की, तो इसमें लिखो चारधाम प्रोजेक्ट में पर्यावरण प्रभाव का अध्ययन हेतु बनी थी। ठीक है, लिखो चारधाम प्रोजेक्ट में, चारधाम प्रोजेक्ट में पर्यावरणीय अध्ययन हेतु, पर्यावरण अध्ययन हेतु क्या बनाई गई थी? एक प्रकार की चोपड़ा समिति। और ये क्यों चर्चा में रही? इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ध्यान रखना, आपको याद रखना, ये वैसे नहीं पता करना है, लेकिन ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि इन्होंने इस कमेटी से क्या दे दिया, अपना इस्तीफा दे दिया। और रवि चोपड़ा इनका नाम था। ये थी बच्चों 25 सदस्य, 2019 में इसका गठन हुआ था, 2019 में इसका गठन हुआ था। और इसमें जो मेंबर थे कितने थे? 25 सदस्य हुआ करते थे इस कमेटी में। और इन्होंने ये कहा जो रोड है उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी होनी चाहिए, लगभग विड्थ से लगभग 5.5 मीटर, यानी 5.5 मीटर के आसपास की इन्होंने बात कही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, इसको हम लोग कितना कर सकते हैं, 10 मीटर के आसपास कर सकते हैं इसकी विड्थ। तो जिस वजह से इन्होंने क्या कर दिया, उस पर अपना रिजाइन
रेजिग्नेशन दे दिया, ठीक है। तो वो तो छोड़ दो, आपको खाली ये पता होना चाहिए। अगला लिखना है आपको, इंडिया ट्रेवल मार्ट में टॉप रैंक किसकी आई, ठीक है। लिखो इंडिया ट्रेवल मार्ट, ऐसे लिखो इंडिया, यहां दिख रहा है आपको लिखा हुआ इंडिया, चलो थोड़ा सा आगे लिख लेता हूँ, ठीक है, इसको इरेज करके। इंडिया ट्रेवल मार्ट में टॉप रैंक किसकी आई थी, उत्तराखंड के। लिखो अभी बताता हूँ ये क्या है, ठीक है। इंडिया ट्रेवल मार्ट में टॉप रैंक लाने वाला राज्य कौन सा है, आपका उत्तराखंड। देखो इंडिया ट्रेवल मार्ट में टॉप किसको मिला स्थान, उत्तराखंड को मिला, ठीक है। इसमें कई पॉइंट देखे गए कि किसी अगर राज्य में अगर ट्रैवल मार्ट जो है, होम स्टे की कैसी व्यवस्थाएं हैं वहाँ पे, एडवेंचर के लिए क्या कंडीशन है, इसके अलावा वहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए क्या क्या काम किया गया है इस राज्य में। इसमें तो सबसे टॉप में जो आया ट्रैवल मार्ट में, वो कौन सा आया, उत्तराखंड आया, ठीक है। अगला लिखो, राज्य का लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा बनने वाला है, राज्य का सबसे लंबा ब्रिज प्रस्तावित कौन सा है, लंबा ब्रिज यानी पुल। ये जो प्रस्तावित है बच्चों, ये क्या है, प्रस्तावित लिख दो ब्रैकेट में, ये बनने वाला है, ठीक है। ये है गंगा नदी पर, गंगा नदी पर बनने वाला है। और गंगा नदी पे कहां पे बनने वाला है, हरिद्वार जिले के आसपास, ठीक है। यानी कहने का मतलब है ये क्या करेगा, जो आपने जो नजीबाबाद वाला रोड देखा होगा, जैसे गंगा, ये नजीबाबाद वाली रोड है, इसके नीचे अगर गंगा फ्लो हो रही है इसके नीचे से, ये आपका ब्रिज हो गया, ये हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे है, ठीक है। और इस साइड से जब ये क्रॉस करोगे तो हरिद्वार दिल्ली हाईवे आ जाएगा, तो हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे को हरिद्वार दिल्ली हाईवे से जोड़ेगा। और ये जो होगा, ये कौन सी नदी होगी, गंगा नदी होगी। और ये सबसे जो लंबा ब्रिज है उत्तराखंड का प्रस्तावित, वो ये है, ठीक है। तो हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे को हरिद्वार दिल्ली हाईवे से जोड़ेगा और गंगा नदी के ऊपर बनेगा। और इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी बताई गई है, 3.5 किलोमीटर का पुल। और अगर सिर्फ पुल ही पुल की बात करो, क्योंकि पुल में क्या होता है ना, जहां से वो शुरू होता है वो भी होता है, एक सिर्फ खाली नदी के ऊपर का पोर्शन भी होता है, वो अगर आप सिर्फ पुल की बात करोगे तो वो एक्चुअल जो उसकी लेंथ है वो है 2.561 किलोमीटर, ठीक है। 2.561 किमी है, बट वैसे अगर देखोगे उसको कंप्लीटली वो कितना है, 3.5 किलोमीटर। तो राज्य का सबसे लंबा ब्रिज जो प्रस्तावित है कौन सा है, तो पूछेगा, बता दोगे, ठीक है। अगला लिखो आप लोग, उत्तराखंड रत्न अवार्ड किसको मिला इस बार, उत्तराखंड रत्न अवार्ड ये मिला बच्चों, एक प्रोफेसर हैं NK जोशी, जो कि हायर एजुकेशन के क्षेत्र में मिला, ठीक है। लिखो प्रोफेसर NK जोशी जी को, ये किस फील्ड में मिला, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन के क्षेत्र में इनका जो वर्क है वो सराहनीय बताया गया और इनको जो है उत्तराखंड रत्न अवार्ड से सम्मानित किया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पहली बार, अब हंसना मत, मंकी और लंगूर की भी सेंसस हुई है, जनगणना हुई है, वो हुई है वर्ष 2021 में। और उसमें ये बताया गया कि मंकी के जो एक 2 पार्क बनाने का प्रस्ताव किया गया उनके लिए, बंदरों के लिए, क्योंकि बंदरों का आतंक आप जानते हैं, तो इधर उधर से पकड़ के फिर वहीं डाल देंगे उनको, ठीक है। तो वो 2 जगह जो बताया गया है, एक हरिद्वार में बनने वाला है, एक हल्द्वानी में बनने वाला है। तो आपको सिर्फ ये लिखना है, उत्तराखंड में पहली बार मंकी एंड लंगूर जो सेंसस हुई किस वर्ष हुई, ठीक है। लिख लो उत्तराखंड में पहली बार। अब आप कहोगे कैसा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं होता बच्चों, एनवायरनमेंट से संबंधित होता है, ठीक है। गवर्नमेंट ने किया है तो कुछ सोच के किया होगा। उत्तराखंड में पहली बार बंदरों और लंगूरों की जनगणना, बंदर ऑब्लिक लंगूर जनगणना, इंसानों की तो छोड़ो, अब लंगूर और बंदरों की भी होने लगी, ठीक है। जनगणना किस वर्ष हुई है, 2021 में, ठीक है। कब हुई इस बार, 2021 में इसकी जनगणना हुई है। अगला आपने लिखना है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, सुना होगा आपने, विश्व भारती यूनिवर्सिटी का पहला कैंपस कहां पर खुलने वाला है, यानी विश्व भारती यूनिवर्सिटी का पहला कैंपस उत्तराखंड में कहां पर खुलेगा, पहला कैंपस ये खुलेगा बच्चों रामगढ़ में, रामगढ़ में खुलेगा विश्व भारती यूनिवर्सिटी का पहला कैंपस। और रामगढ़ कहाँ पड़ता है, नैनीताल जिले के अंदर पड़ता है, ठीक है। ध्यान रखना, विश्व भारती यूनिवर्सिटी का पहला कैंपस कहाँ पर खुलेगा, उत्तराखंड में रामगढ़ में वो खुलने जा रहा है, ठीक है, नैनीताल में। अगला लिखना है आपको, हिमालयन बर्ड सर्वे में सर्वाधिक हिमालयन बर्ड की प्रजाति कहाँ है, यानी हिमालयन पक्षियों की प्रजाति सबसे ज्यादा उत्तराखंड में। लिखो हिमालयन बर्ड सर्वे में
सर्वे में सर्वाधिक हिमालयन जो बर्ड है वो कहाँ पर है बच्चों? उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में 172 प्रजातियां इसकी पाई गई। इसके बाद हिमाचल में लगभग 133 या कुछ है। आपको उत्तराखंड का याद रखना है। क्या पता यूकेपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ दे कि हिमालयन बर्ड सर्वे के अनुसार उत्तराखंड में कितनी हिमालयन प्रजातियां पाई गई हैं बर्ड की। 171 कर देना, 72 ना करके 1 कर देना। सेकंड में लद्दाख है, यानी पहले में कौन है? उत्तराखंड है। सेकंड में ब्रैकेट में लिखो, सेकंड में लद्दाख, थर्ड में हिमाचल। ये 3 याद रखना है। वैसे तो आपको सिर्फ उत्तराखंड ही याद रखना है। तो 171 प्रजातियां यहाँ पर पाई गई हैं। ठीक है, अगला लिखो, उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में एंटी करप्शन यानी जो भ्रष्टाचार से संबंधित है, ठीक है, उसको एंटी करप्शन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। उसका नंबर कितना है? एंटी करप्शन मोबाइल ऐप, ये है बच्चों 1064। यानी अगर कभी पूछेगा उत्तराखंड में 1064 क्या है तो बता देना एंटी करप्शन, यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ ये एक प्रकार का एक मोबाइल ऐप बनाया गया। इसमें शिकायत करने के लिए एंटी करप्शन मोबाइल ऐप इसको बोला गया है। ठीक है, अगला लिखना आपको, नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु इंडेक्स में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ठीक है, लिखो, नीति आयोग द्वारा जारी स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला? 5th स्थान। और किसने जारी किया? ये नीति आयोग द्वारा। ठीक है, नीति आयोग द्वारा, यानी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक, इसको हिंदी में भी लिख लो, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला? 5वां स्थान मिला, जो कि किसके द्वारा ये जारी किया गया है? नीति आयोग के द्वारा इसको जारी किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपने लिखना है, व्यासी जल विद्युत प्रोजेक्ट किस नदी पर है? क्योंकि चर्चा में रहा इसीलिए यहाँ पर इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, व्यासी जल विद्युत परियोजना, ये है बच्चों अपने आप में किस नदी पर? यमुना नदी पर अपने आप में अवस्थित है व्यासी जल विद्युत परियोजना। अगला लिखना आपको, क्रांति दिवस मेला कब मनाया जाता है? ये भी चर्चा में रहा हाल ही में। ठीक है, क्रांति दिवस मेला, जो क्रांति दिवस मेला मनाया जाता है, ये मनाया जाता है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की याद में। ये मनाया जाता है कब? 23 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। और किसकी याद में मनाया जाता है? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली लिख लो, और इसको राजकीय मेला भी घोषित कर दिया गया है। ठीक है, अब हुआ नहीं हुआ जीव का मुझे नहीं पता, लेकिन राजकीय मेला की घोषणा हुई थी इसमें। ठीक है, घोषित। और किसकी याद में मनाया जाता है? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की याद में क्या मनाया जाता है? अपने आप में ये मेला मनाया जाता है, यानी क्रांति दिवस मेला। अगला लिखना आपको, हिम प्रहरी योजना का संबंध किससे है? हिम प्रहरी योजना, ये है बच्चों उत्तराखंड सरकार ने एक योजना लॉन्च की है जो सीमांत जिले हैं, यानी ऐसे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूते हैं, उन इलाकों में आबादी को बसाना और पलायन को रोकना। यानी जो भूतपूर्व सैनिक हैं या लोग हैं उन जगहों पे बचाना, यानी जो बचाना उनको सीमांत। लिखो, सीमांत यानी जहां पर सीमांत है। ठीक है, इलाकों में लोगों को बसाना, जहां चाइना की बाउंड्री है, नेपाल की बाउंड्री है, इस टाइप से। ठीक है, बसाना, यानी कहने का मतलब है एक प्रकार के उन जगहों पे पलायन रोकना। ठीक है, ब्रैकेट में लिखो, पलायन को कम करने से। कहां पर कम करने से? उन्हीं जगहों पे कम करने से। ठीक है, हिम प्रहरी योजना का संबंध है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, आपने लिखना है, इंडिया का बेस्ट एस्पिरेशनल जिले का अवार्ड किसने जीता है? इंडिया का बेस्ट एस्पिरेशनल यानी आकांक्षी एस्पिरेशनल जिला का अवार्ड किसको मिला है? हरिद्वार को मिला है। ठीक, हरिद्वार। ठीक है, इंडिया का बेस्ट आकांक्षी यानी एस्पिरेशनल जिले का अवार्ड किसको मिला है? हरिद्वार को मिला है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला लिखो, एनसीईआरटी के महानिदेशक, क्योंकि उत्तराखंड से इनका संबंध है, प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी जी को। ठीक है, एनसीईआरटी के महानिदेशक लिखो, एनसीईआरटी के नए महानिदेशक, ये किसको बनाया गया है? प्रोफेसर दिनेश सकलानी जी को। ठीक है, ध्यान रखना,
प्रोफेसर दिनेश सकलानी। प्रोफेसर दिनेश सकलानी को क्या बनाया गया है अपने आप में एनसीईआरटी का महानिदेशक। अगला लिखना, टिहरी के किस गांव में लगने वाले मेले को हाल ही में राजकीय मेला घोषित किया गया है? पुजार गांव में। पुजार जो गांव है वहां पर जो अपना आपने नागेंद्र सकलानी जी का नाम सुना होगा, जो 1947-48 के टाइम पे शहीद हो गए थे, उनकी याद में पुजार गांव में एक मेला लगता है जिसको अपने आप में राजकीय मेला घोषित किया गया। देखो, टिहरी के किस गांव में लगने वाले मेले को, किस गांव में लगने वाले मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया है? राजकीय मेला घोषित किया गया है। तो ये बच्चों जो गांव है वो अपने आप में पुजार गांव, पुजार गांव। और जो पुजार गांव है ये अपने आप में, ये मेला जो होता है किसकी याद में लगता है? शहीद नागेंद्र सकलानी। लिखो, शहीद नागेंद्र सकलानी जी की याद में मेला लगता है। तो वहीं पे पुजार गांव के मेले को क्या कर दिया गया है? अपने आप में राजकीय मेला घोषित कर दिया गया है। और ये शहीद कब हुए थे आपको पता होगा? 1948 में। अगला क्वेश्चन आपने लिखना है, ई कोर्सेज यानी इलेक्ट्रिक कोर्सेज शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? उत्तराखंड। इसमें सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ठीक है, अगर आप ई कोर्सेज करोगे। शुरू करने वाला पहला राज्य लिखो दीक्षा पोर्टल के माध्यम से, ठीक है। प्रथम राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। इसके ब्रैकेट में लिखो दीक्षा पोर्टल के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, ठीक है। ब्रैकेट में लिखो दीक्षा पोर्टल के माध्यम से शिक्षा है। कभी पूछता है भी है दीक्षा पोर्टल का संबंध, ठीक है। ब्रैकेट में लिखो दीक्षा पोर्टल के माध्यम से शिक्षा, मतलब वो दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। दीक्षा पोर्टल एक पोर्टल बनाया गया, ये ई शिक्षा यानी ई लर्निंग ऐप है एक हिसाब से सोचा जाए तो, ठीक है। ई लर्निंग से संबंधित है मतलब। अगला लिखना आपको, भद्रराज मेला कहाँ पर लगता है? ये इसीलिए चर्चा में रहा क्योंकि इसको भी राजकीय मेला घोषित किया गया है। भद्रराज मेला ये लगता है मतलब मसूरी में। और क्यों मसूरी में, क्यों मतलब ये क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि इसको राजकीय मेला घोषित किया गया। अगला लिखना है, पहला हिमालयन प्रहरी सम्मान किसको मिला? पहला हिमालयन प्रहरी सम्मान, पहला हिमालयन प्रहरी सम्मान जो दिया गया है, ये दिया गया है बच्चों अपने में धूम सिंह नेगी जी को, ठीक है। किसको दिया गया है? धूम सिंह नेगी। धूम सिंह नेगी को क्या दिया गया? पहला हिमालयन प्रहरी सम्मान से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। अगला लिखो, राष्ट्रीय जनजाति नृत्य जो कि उड़ीसा में हुआ था, उसमें पहला पुरस्कार किसने जीता? लिखो उत्तराखंड ने, ठीक है। राष्ट्रीय जनजाति नृत्य में पहला पुरस्कार, राष्ट्रीय जनजाति नृत्य में पहला पुरस्कार किसको मिला है? उत्तराखंड को। इसके ब्रैकेट में लिखो ओडिशा में इसका आयोजन किया गया था इस बार, ठीक है। अगला लिखना है आपको, डॉक्टर नित्यानंद हिमालयन शोध एवं शिक्षण केंद्र की स्थापना कहां पर की गई है? डॉक्टर नित्यानंद हिमालयन, डॉक्टर नित्यानंद हिमालय शोध एवं शिक्षण संस्थान लिखो, हिमालय शोध एवं शिक्षण संस्था, ये जो इसको स्थापित किया गया है वो कहाँ पर किया गया? देहरादून में, ठीक है। देहरादून में क्या की गई? इसकी स्थापना की गई है, डॉक्टर नित्यानंद हिमालय शोध एवं शिक्षण संस्था। और अंतिम क्वेश्चन लिखना आपको, रियल टाइम डाटा एग्जीक्यूशन सिस्टम शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? उत्तराखंड, ठीक है। लिखो, ये एनर्जी के फील्ड में बच्चों जो ऊर्जा है ना, कितनी खपत हो रही है, क्या हो रहा है, तो ऊर्जा कंजम्पशन या ऊर्जा जो है उससे संबंधित है, उसको बचाने में भी ये मदद करेगा। रियल टाइम डाटा एक्वेशन सिस्टम, रियल टाइम डाटा एक्वेशन सिस्टम शुरू करने वाला पहला राज्य, इक्वेशन सिस्टम शुरू करने वाला पहला राज्य
ये कौन सा है अपने आप में उत्तराखंड, और ब्रैकेट में लिखो ऊर्जा क्षेत्र में से संबंधित है, यानी इसमें ये पता चलेगा कि कितनी ऊर्जा की खपत हो रही है मतलब उस टाइम पे, तो ये एक प्रकार से हेल्प भी करेगा ऊर्जा को बचाने में। ठीक है, तो ये पहला राज्य कौन सा बन गया आपका, उत्तराखंड बन गया। ठीक, ये था आपका सेकंड क्लास किस चीज की, करंट अफेयर की। ठीक है, तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड करंट अफेयर की जो वीडियो आएंगी वो एक से ज़्यादा तो मुश्किल लग रहा है मुझे अब यहाँ से। ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड का जो पोर्शन है करंट अफेयर का, बहुत ज़्यादा इवेंट नहीं हुए हैं पिछले कुछ समय से, आप लोग देख ही रहे हैं। चुनाव थे, उससे पहले आचार संहिता लग गई थी, तो इस समय पे कोई नई चीज़ नहीं होती है। तो नई चीज़ नहीं होती तो बहुत पुराना भी नहीं पढ़ना है, पहले का हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, होपफुली ये जो चीज़ है आपके समझ आई होंगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा।